वह प्रचंड लख निज बपु कामा, रिसत नयन मन मद मत वाली, अरूठत रिझत प्रणय पर भामाला, दो प्रियतम सुंदर बाली। और उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में। तब फिर मैंने वहाँ से लगा कि मैं कविता लिखूं। भावों की श्रावित सरिता में जब भी रवि की रश्मि पड़ी, तो व्यथित पंख उर में पंकसी, पुष्पित होती मुझ में कविता। सिर्फ एक प्रतीक कान की बाली के ऊपर केंद्रित है, जिस पे नायक और नायिका की पूरे श्रृंगारिक रचना है, जिसमें वियोग पक्ष भी है और श्रृंगार पक्ष भी है, संयोग पक्ष भी है। तो आपने उसे रचना की, कहाँ से विचार कहाँ से आई? यौवन ही आभूषण तेरा, तपसी का तप कर दे खाली, व्यापा यह नख सिख जो तेरे, क्या होगी वह कंचन वाली। तुम्हारी तो शरीरे जो है स्वर्ण जैसी सुंदर है, बाली का क्या? तो बाली क्या करोगी। हमने कान की बाली को लेकर के एक खंड काव्य बन गया जी। कि कंचन कामिनी कुंजन कुंजन कूकत कूक बजावती ताली, प्रेम के भाव विभोर जिया में पिया के हिया की रही मत वाली, काल के गाल निहाल किया है, लिया हरि हाथ से आगे के थाली, सोची रही मन ही मन बावरी, काल हुई यह कंचन बाली। एक अंग से जो है तो उसके सौंदर्य की अनुभूति को व्यक्त करने का प्रयास, और ये निर्णय करती है कि मेरे जीने का कोई मूल्य नहीं है। मंदिर में जाती है, आत्महत्या का प्रयास करती है। माँ भगवती उसे आशीर्वाद देती है, कहती है कि तुम्हारा प्रेम धन्य है, तुम्हारा समर्पण धन्य है, और तुमने मृत्यु को जीत लिया। और लौट के आती है तो उसका पति जीवित मिलता है और दोनों का पुनर्मिलन होता है। ये सुखांत हो जाता है। राजत रजत पाँव कटि तन मम, युगल श्रवण लहरन है खाली, अब मेरे ललक प्राण प्रिय नहीं कम, पहनूं लहरन कंचन बाली। एक दिन ऐसा भी आएगा, हम भी नहीं, हम शब्द नहीं, तब भी व्यथित व्यथा को संचित किए रहेगी मेरी कविता। ये व्यथा एक ऐसी, व्यथित कौन था, जिज्ञासा जब भी होगी तो झट रो रो यह उत्तर देगी, वह मेरा मयूष की कविता। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र व्यथित जी आपके साथ हैं। आपको बता दें व्यथित जी के बारे में, तो व्यथित जी एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो हिंदी और हमारे रीवा की लोक भाषा बघेली में सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर जाने जाते हैं। इनके 2 खंड काव्य भी अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, साथ ही साथ प्रकाशक अधीन भी कई सारी रचनाएं हैं। इनके जीवन के सफ़र के बारे में, काव्यात्मक यात्रा के बारे में और इनके खंड काव्यों के बारे में आज अपने इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका द खबरदार न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका सबका। तो रचनाओं के लिखने का जो दौर चला, वो कैसे प्रारंभ हुआ, किन परिस्थितियों में? आपसे बता दूं कि मैं ग्रामीण परिवेश में मेरा जन्म हुआ, वहीं मैं रहा, वहीं पहली नियुक्ति, मैं शिक्षक पद पर हूँ जी, और वहीं मेरी पोस्टिंग हुई गांव में जी। तो गांव में रहते हुए गांव की कुछ परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी घटनाएं होती जी, जो मन को आंदोलित करते जी। वो लिखने के लिए मन में होता क्या है कि जैसे कविता को मैंने एक परिभाषा दी अपनी तरफ से जी। और कविता कब बनती है, मैं इस संदर्भ में पहले उसे प्रस्तुत कर दूं कि भावों की श्रावित सरिता में जब भी रवि की रश्मि पड़ी, भावों की श्रावित सरिता में जब भी रवि की रश्मि पड़ी, तो व्यथित पंख उर में पंकसी, पुष्पित होती मुझ में कविता। तो मेरे अंदर जब वो भाव उद्वेलित होते, प्रवाहित होते, तो अपने भावों को शब्द के रूप में लिख करके और आत्मतुष्टि, मनस्तुष्टि करने का प्रयास किया। और गांव में कुछ ऐसी स्थिति हुई तो मैंने कल्पना में एक दिन सोचा और सोचते सोचते मैंने वहीं से शुरू किया, लिखना शुरू किया।
कि उलझा है मन जी व्यथित की व्यथाओं में जी अपने ही गांव में। जी और सही बात है कि जब हम अपने गांव को जी सुंदर नहीं बना सकते, गांव को शांतिपूर्ण नहीं बना सकते, गांव को संपन्न नहीं बना सकते, तो फिर हम समाज और देश के लिए क्या कर सकते हैं? जी हम उलझे रह जाते हैं गांव में। जी ये मेरे भाव में आया, जी तो मैंने वहीं से लिखा कि उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव अपने ही में। गाँव में। समाचारों के ढेर में कुछ समझने के फेर में, जी समाचारों के ढेर में कुछ समझने के ढेर में। कुछ समझने के फेर में उठाई निगाह, तो समाचारों का अंबार अपने ही गांव में। उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में। हाथ बीतों में क्या, जी हाथ बीतों में क्या, इंच भर जमीन में लड़ सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं, किंतु करौंदे की झाड़ को नहीं छोड़ सकते। अन्यत्र क्या कहूँ नहीं है सुरक्षित कोई, अन्यत्र क्या कहूँ नहीं है सुरक्षित कोई, अपने ही गांव में। उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में। चौंकता हूँ ऊब कर अनंत में कुछ खोजता हूँ, कि अपने ही भारत में हुआ होगा महाभारत। जी चौंकता हूँ ऊब कर अनंत में कुछ खोजता हूँ, कि अपने ही भारत में हुआ होगा महाभारत। अकल की आड़ में, जी अकल की आड़ में नकल करेंगे जी नरसंहार का, अपने ही गांव में। उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में। ये गांव की पीड़ा थी जी जो रह रह करके मेरे अंदर जी कविता का स्वरूप लेती। हालांकि ये भाव सबके अंदर आते हैं, हम आप उसको शब्द शिल्प में दे करके कविता का रूप ले लेती है, लेकिन ये अनुभूति सबको होती है। तब फिर मैंने वहाँ से लगा कि मैं कविता लिखूं, और कविता लिखने के बाद मन को एक संतुष्टि मिलती थी। जी और एक चीज़ और आपसे बता दूं जी कि सत्य तो ये है कि कविता लिखने की का जो मेरे अंदर एक संकल्प या एक प्रेरणा आई, जी तो मैं एक दिन ऐसे सोचता रहा कि भाई मैं हूँ, जी मैं नहीं रहूँगा, जी तो जो आज मैं हूँ तो मैं के रूप में जाना जाता हूँ। मेरी घर, मेरी संपत्ति, मेरी भूमि, मेरे बच्चे, मेरा भवन, सब कुछ है। जी लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे नाम को कौन ढोएगा? जी ये जो भूमि में खसरे में है, ये मेरा तुरंत मेरे नाम की जगह बच्चों का नाम आ जाएगा। ये भवन जो मेरे नाम से जाना जाता है, ये बच्चों के नाम से जाना जाएगा। यानी मेरे नाम को कौन चलाएगा आगे? तो लगा कि ये कविता है जी जिस पर कोई अपना नाम नहीं लिखा सकता। आज तुलसी के रामायण में, महादेवी वर्मा के शांति गीत में या निराला जी के गीत में कोई दूसरा बारी से उनका नाम नहीं लिखा नहीं है सकता, उसमें उसी का नाम चलेगा। तो ये एक मन में भाव आया मेरे कि एक दिन ऐसा भी आएगा, हम भी नहीं, हम शब्द नहीं। जी एक दिन ऐसा भी आएगा, हम भी नहीं, हम शब्द नहीं, तब भी व्यथित व्यथा को संचित किए रहेगी मेरी कविता। ये व्यथा एक ऐसी, व्यथित कौन था? जिज्ञासा जब भी होगी तो झट रो रो यह उत्तर देगी, वह मेरा मैं उसकी कविता, वह मेरा मैं उसकी कविता। यहाँ ये भाव मिला मन में कि कविता लिख करके हम जीवित रह सकते हैं, अपने नाम को अपने बाद भी हम छोड़ सकते हैं। ये तो मन का संबल रहा, ये मन की ऊर्जा कहें या ताकत कहें। तब से मैंने कविता लिखना शुरू किया। ग्रामीण परिवेश में थे, वहाँ प्रारंभिक रचनाएं होती रहीं। फिर इसके बाद संयोगवश में यहाँ मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में मेरी पोस्टिंग हुई। यहाँ मैं आया, मंचों पर जाने लगा, और इसी दौरान आकाशवाणी से भी कार्यक्रम मैंने आमंत्रण आया, जाने लगे। कभी वो मंचों पर, कभी सम्मेलनों में आना जाना लगा रहा।
और जो आपका एक प्रसिद्ध या फिर कहें कि लोगों के बीच जो सबसे ज़्यादा प्रचलित ख्याति प्राप्त आपका खंड काव्य है बाली। हाँ बाली। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यथित जी एक ऐसी रचना, एक ऐसे खंड काव्य के रचयिता हैं जो सिर्फ एक प्रतीक कान की बाली के ऊपर केंद्रित है, जिस पे नायक और नायिका की पूरी श्रृंगारिक रचना है, जिसमें वियोग पक्ष भी है और श्रृंगार पक्ष भी है, संयोग पक्ष भी है। हाँ। तो आपने उसे रचना की, कहाँ से विचार कहाँ से आई? देखिए, विचार कहीं ढूंढना नहीं पड़ता जी। और विशेषकर कवि किस कल्पना में और कहाँ पहुंच जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। जी। मन में आ गया, एक पद बना। जी। और बाली खंडकाव्य का जो कथानक है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। जी। ना ऐतिहासिक है, ना पौराणिक, कहीं से कथानक नहीं लिया गया, ना व्यक्तिगत है। नहीं। उसके जो पात्र हैं, 2 पात्र हैं, जी। वो भी काल्पनिक। जी। और 1-2 पद बना जी। और मन की उड़ान उस दिशा में चलती गई, मन में कल्पनाएं बनी और हमने कान की बाली को लेकर के जी। एक खंड काव्य बन गया। जी। और 168 पद्य है उसमें, बीच में कुछ सवैया के भी छंद है जहाँ काव्य करुणा में प्रवेश करता है। तो इन दोनों के बीच में एक संवाद हुआ। नायिका बाली के लिए याचना करती है, नायक बाली बनवाने में समर्थ नहीं है। इन दोनों का संवाद होता है और संवाद के बाद नायक विवश हो करके नायिका के लिए बाली बनवाने जाता है। बाली बनवा करके यहाँ वो अपनी कल्पनाओं में उड़ान भरती है नायिका कि मेरे प्रीतम आएंगे बाली को लेकर के। फिर वो बाली बनवा के लौटते हैं, बीच में उनका सर्पदंश होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब ये करुणा में प्रवेश करती है। फिर वो करुणा में प्रवेश के बाद उसका विलाप है। विलाप के बाद आत्महत्या करने देवी के मंदिर में जाती है। माँ भगवती प्रसन्न होकर के उसे पति के जीवित होने का वरदान देती हैं और उसका पति जीवित होता है। इस प्रकार ये काव्य अंत में हमने इसको सुखांत करने का प्रयास किया। 1-2 पद आपको देता हूँ उसमें कि वह प्रचंड लखी निज बपु कामा, रिसत नयन मन मद मत वाली। वह उम्र वह प्रचंड लखी निज बपु कामा, रिसत नयन मन मद मत वाली। अरूठत रिझत प्रणय पर भामाला, दो प्रियतम सुंदर बाली। और कहती है, वो कहती है प्रीतम से कि राजत रजत, राजत सुशोभित हो रही है, रजत यानी चांदी। राजत रजत पाँव कटि तनमम, युगल श्रवण लहरन है खाली। मतलब पैरों हाथ में तो चांदी है, लेकिन जो कर्ण के पटल है वो खाली। राजत रजत पाँव कटि तनमम, युगल श्रवण लहरन है खाली। अब मेरे ललक प्राण प्रिय नहीं कम, पहनूं लहरन कंचन बाली। उठत शूल पीड़ा, उठत शूल ही विधत प्राणमम, रुदन करत अधरन की लाली। अकरत किलोल कर्ण की ये द्रुम, तारक मणिसी राजही बाली। तो कई छंदों में वो बाली की याचना करते हैं। प्रीतम बाली बनवाने की समर्थ में नहीं है, गरीब है, तो उसे वो समझाता है। वो कहता है बाली नहीं बनवा पाता तो जैसे आदमी जब समर्थ नहीं होते तो बच्चों को जब फुसलाते हैं, बहलाते हैं। तो कहता है कि वो क्यों प्रीतम तुम टाल, नायक जो है उसको समझाता है
कि यौवन ही आभूषण तेरा, जी यौवन ही आभूषण तेरा, तपसी का तप कर दे खाली। यौवन की बात वहाँ पर आ जाती है। यौवन ही आभूषण तेरा, तपसी का तप कर दे खाली। व्यापा यह नख सिख जो तेरे, क्या होगी वह कंचन वाली। तुम्हारी तो शरीर जो है स्वर्ण जैसी सुंदर है, बाली का क्या, तो बाली क्या करोगी। फिर कई पदों में उसके सौंदर्य का वर्णन करता है। एक तरीके से अपनी जो नायिका है उसको रिझाने की कोशिश वो करता है, समझाता है, सौंदर्य के द्वारा समझाता है। और बहु ऐसे पदों में है उसके मन सौंदर्य का वर्णन करता है। मंद मंद गज गति जब तेरी, निम्न नितम झूमते केश, अरे झूमता मादक यौवन, अलंकार क्या कोई शेष। होठों में उषा की लाली, कमल पंखुड़ी सदिश कपोल, नैनों की प्याला में हाला, छलक रहा करी काम किलोल। माने मेरा मानना है कि किसी को एक अंग से जो है तो उसके सौंदर्य की अनुभूति को अभिव्यक्त करने का प्रयास, और मेरा मानना है कि किसी को प्रसन्न करने का उत्तम तरीका है उसकी प्रशंसा करना। आज भी हम वही करते हैं जी। तो उसको उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन वो मानती नहीं, हट करती है। कहती है कि क्यों प्रीतम तुम टाल रहे हो, चाहन मेरी करो वो पूर्ण। शायरी उपमा तुम दे डाली, तो कर्ण पटल भी कर दो पूर्ण। फिर वो जाता है बाली बनवाने आदि, जो आपको हमने कथानक बताया बड़ा मार्मिक है। उसकी प्रतीक्षा जब होती है, क्या कल्पनाओं में वो उड़ती है ना, और सोचती है कि जब आएंगे मेरे प्रीतम तो फिर निज मुख मुकुर देख कानों में झूम रही सुंदर वाली, तन मन सब अर्पित कर दूंगी प्रीतम की हो मत वाली। ये देखिए एक घटना जब होती है, ये करुणा में कहाँ प्रवेश, कभी तो श्रृंगार है। जब प्रीतम का सर्पदंश होता है और स्वप्न से इसे संकेत मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, तो वो दौड़ के जाती है, दौड़ के जाती है और देखती है कि उसका प्रीतम मृत पड़ा है जी। और यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल विकट है। जो उसकी आत्मिक इच्छा थी उसकी पूर्ति हो गई, लेकिन जिसके लिए वो इच्छा थी वही अभी नहीं। हाँ, वो बाली बनवा के वो लौट रहा है, गया मैंने वो जब जाता है तो कहता है कि हंसो हंसाओ मुझको भी तुम फैलाओ, ही में हरियाली तनिक देर अब नहीं करूँगा, तुम्हें बना दूँ बाली वाली। और फिर कहती है कि झट दौड़ी बोली है आली, सुनो सुनो तुम मेरी बात कहलाऊंगी, बाली वाली झूम रहा मन हुआ प्रभात, मेरे प्रीतम मेरे ही की। यहाँ पर यमक का आपने प्रयोग किया, बाली वाली। तो सखियों से कहती कि मेरे प्रीतम मेरे ही की इच्छा पूर्ण कर दिए आज, अब प्रभात प्रस्थान कर गए बाली के, मेरे ही बाली के काज। तो बाली गया, बनवाया, 2-4 महीने में लौटा। रास्ते में उसकी सर्पदंश होती है, मृत्यु होती है। स्वप्न से उसे संकेत मिलते हैं, दौड़ के जाती है, देखती है प्रीतम पड़ा है, हाथ में बाली लिए है। तो बड़ा पश्चाताप होता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये बाली के कारण। तो विलाप करती है, बाली को कोसती है। तो छंद कहती है कि कंचन कामिनी कुंजन कुंजन कूकत कूक बजावती ताली, प्रेम के भाव विभोर जिया में पिया के हिया की रही मत वाली। काल के गाल निहाल किया है, लिया हरि हाथ से आगे के थाली, सोची रही मन ही मन बावरी, काल हुई यह कंचन बाली। सोची रही मन ही मन बावरी, काल हुई यह कंचन बाली। और कई छंदों में है विलाप करती है। उसकी स्थिति ये हुई कि सूने हुए सब साज सिंगार के, सूनी हुई बगिया बिनु माली। शून्य शरीर के सारे विधान है, शूनी हुई अधरान की लाली। शूनी हुई निशिवासर संध्या है, शूनी हुई सब अंग है खाली। 12 बार विचारी विलापत, काल हुई यह कंचन बाली। तो कई छंदों में वो विलाप करती है, बाली को धो कोसती है और फिर ये निर्णय करती है कि मेरे जीने का कोई मूल्य नहीं है। मंदिर में जाती है, आत्महत्या का प्रयास करती है। माँ भगवती उसे आशीर्वाद देती है, कहती है कि तुम्हारा प्रेम धन्य है, तुम्हारा समर्पण धन्य है और तुमने मृत्यु को जीत लिया। और लौट के आती है तो उसका पति
जीवित मिलता है जी और दोनों का पुनर्मिलन होता है, ये सुखांत हो जाता जी। है। इस तरह से ये मतलब काफी मर्म के साथ आपने जीवन के उस एक पड़ाव को बाली के माध्यम बाली के हाँ एक प्रतीक बना करके जीवन के पूरे हिस्से को उद्धृत किया है, कविता के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। हाँ उद्धृत किया है। तो अद्भुत रचना बाली आपकी हाँ कही जा बाली, सकती हाँ है। बाली है और करुणा श्रृंगार के हैं। इसके अलावा एक कदंता के नाम से मैंने काव्य संग्रह है, जिसमें जी अपनी छोटी छोटी जो रचनाएं हैं उनको संग्रह करके प्रकाशित किया है। जी और बाकी जीवन वृत्त तो है ही है, शिक्षक हैं। शिक्षा में मेरा विषय में संस्कृत रही, जी संस्कृत से मैंने पीजी किया जी। और पीजी करने रचनाओं में इस संस्कृत का भी असर। हाँ, और पीजी करने के बाद मैंने शोध किया श्रीमद् भागवत पर। जी श्रीमद् भागवत की बिंब योजना मेरे शोध का विषय रहा, जिसमें हमने पीएचडी की डिग्री 2005 में अवार्ड हुई। तो संस्कृतनिष्ठ शब्दों का बाहुल्य मेरे लेखन में हो जाता है जी और मुझे बोध भी लगता है कि थोड़ा सा ऐसा रहे। जी और यही सब चल रहा है। दूसरे अपनी क्षेत्रीय भाषा बोली में मैं रचनाएं लिखता हूँ, कार्यक्रम होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, तो उनमें भी अपनी बात बघेली के माध्यम से मैं कहता हूँ, रखते हैं। हाँ रखता हूँ। और काफ़ी सारी चर्चाएं आपके साथ आपके खंड काव्य को लेकर हुई। आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप सबको भी, आपके लिए भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र व्यथित जी, जिन्होंने अपने खंड काव्य को लेकर के विस्तृत चर्चा की। और आने वाले किसी अन्य एपिसोड में व्यथित जी के दोनों खंड काव्यों को लेकर के हम विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।